on behalf of NDMC Education Department, extend warm welcome to this distinguished gathering of personages known for their dedication, perseverance and full-hearted adherence to the cause of education. Today, we all have gathered here for the enriching workshop on National Education Policy 2020, so that we may focus on adopting appropriate child-centric strategies based on individual needs. Let us start the program with lighting of the lamp. On behalf of NDMC Education Department, I invite and request our Sridhar Nisa for lighting the lamp. I also request Director Education NDMC, Shri D.P. Singh sir, to join Chairman sir for lighting the lamp. With the CPC for developing textbooks for class 9 and 10. Now I will request Honorable Director Education NDMC to say a few words to motivate the participants and also to welcome Chairperson sir. Sir has been a source of inspiration behind the orientation. Thanks. सभी लोगों का इस सेमिनार में स्वागत है। विशेष रूप से मैं अपने अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सर का इस सेमिनार के उद्घाटन समारोह में स्वागत करता हूं। और इस कोविड के पूरे फेज के बाद ये एक पहला बड़ा प्रोग्राम है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें आप सभी लोग आए हुए हैं। और सर को मैं बताना चाहता हूं कि सर ये स्पेशली जो हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एचओएस हैं वो लोग हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसी जो काफ़ी दिनों के बाद गवर्नमेंट ने 2020 में अनाउंस की है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी, इसके बारे में बहुत प्रकार की बातें हुई हैं, क्योंकि ये पिछली पॉलिसी से बहुत फंडामेंटली ये चेंज है, काफ़ी बड़ा चेंज है सारी चीज़ों में। तो एक हम लोगों ने ये प्लान बनाया था आपके निर्देशन में, जैसा आपने गाइड किया था कि एक सबको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली हमारे हेड ऑफ स्कूल्स को, कि पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट का क्या सोचना है, किस दिशा में नई एजुकेशन पॉलिसी हमको लेके जाएगी। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है सर, सारे के सारे लोग अपने फील्ड के बहुत ही माहिर हैं और सारे बहुत जानकार लोग हैं, और उनके साथ ये अगले 2 दिन के जो रोज 4-4, 5-5 सेशन है, ये काफी यूजफुल होंगे सारे लोगों के लिए। सर का गाइडेंस जो है हम लोगों को हमेशा से रहा है, और स्पेशली आप लोग जितने लोग सर से मिले हो या जानते हैं, पिछले 1-1.25 साल में सर ने एनडीएमसी के लगभग हर एरिया में कुछ भी इनोवेशन हो, कुछ भी नई चीज हो, उसको हमेशा ही प्रोत्साहित किया है। हमेशा अपने आप कभी भी जाकर के सर से मिल सकते हैं, कभी भी अपनी बात रख सकते हैं। एक इस प्रकार का जब एटमॉस्फेयर होता है तो आप कुछ भी नई चीज को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सर ने अभी बहुत सारे डायरेक्शंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी इशू किए हैं, जिन पे आगे काम चल रहे हैं। सर के ही निर्देशन में हम लोगों ने पिछले 15 दिन पहले सर नवयुग स्कूल के सारे एचओएस की एक मीटिंग करके उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझा था। सर के ही डायरेक्शन पे जो अभी हमारे इतने सारे स्कूलों में किसी की भी वेबसाइट नहीं है, चल नहीं रही है, बच्चों को तमाम चीजें बताने के लिए आप लोगों को इंडिविजुअली अप्रोच करना पड़ता है, उस पर भी काम इस समय चल रहा है। और बहुत जल्दी अराउंड 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे आप प्राइवेट कॉलेजेस में अन्य जगहों पे बहुत ही शानदार वेबसाइट देखते हैं जिसके थ्रू आप सब कुछ करते हैं, उस तरह की चीजें आपको भी मिलने वाली हैं। आप लोगों के जो ग्रीवांसेज हैं उन पे भी
काफी तेजी से काम चल रहा है सर के डायरेक्शन में। बहुत सारी चीजों के लिए टाइम अलॉट कर रखा है, जैसे आज ही एक डीपीसी का टाइम हम लोग यहाँ है लेकिन 12:30 बजे उसको भी रख रखा है, तो सारी चीजों पे काम चल रहा है। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आज का जो ये सत्र है, आज और कल का, इसको काफी अच्छे से आप लोग सुनिए, समझिए और इसको आगे ले जाके फॉरवर्ड करिए, तभी इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी का कोई इंपॉर्टेंस हो सकेगा। एक बार फिर से मैं सर का, सारे रिसोर्स पर्संस का, सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा ये सेमिनार। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for motivating us. Now I request Honorable Chairman NDMC, Vincent, to say a few words formally to inaugurate the 2 days orientation program on national education policy and bless the participants. हमारे डायरेक्टर एजुकेशन श्री डी सिंह साहब, हमारे डायरेक्टर पीआर श्री राजन सिंह साहब, हमारे जो स्पेशलिस्ट आज के वर्कशॉप के आए हैं वे सभी लोग, और यहाँ प्रस्तुत हमारे प्रिंसिपल, हेड ऑफ द स्कूल और अन्य अधिकारीगण और कर्मचारीगण जो मौजूद हैं। पिछला 1 साल लगभग जो निकला है वह सब जानते हैं किस तरह से निकला है, जिसमें कि जो हमारी एजुकेशन, स्कूल्स सभी अस्त व्यस्त रहे, लेकिन फिर भी यह बड़ी खुशी होती है कि इन सब आपदाओं के चलते भी हमारे स्कूल्स बखूबी हमारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देते रहे, और ना ही एजुकेशन देते रहे, हमने उस दौरान YouTube चैनल भी स्टार्ट करे, हमारे बच्चों को भी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया कि उनको डेटा मिलता रहे, उनको iPad मिलते रहे, उनको किसी तरह से भी उनकी एजुकेशन में कमी ना हो। और इसी दिशा में कार्यरत होते हमारी भारत सरकार ने जुलाई 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आई, जो कि इस अप्रैल 2021 से लागू होनी है। और जैसे कि राइटर साहब ने कहा कि ये मूल चूल अलग है एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी जो प्रणाली है वो काफ़ी अलग है जो पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी। तो इसके चलते बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जितने शिक्षक हैं, हमारे अधिकार, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ स्कूल्स हैं, उनको इन सभी चीज़ों से अवगत कराया जाए और उनको बताया जाए कि किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। और उसी दिशा में आज की कार्यशाला गठित की गई है, जिसमें कि आप लोगों को बताया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या कंटेंट है, क्या इंटेंट है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी तो आपको एक्सपर्ट लोग बता ही देंगे, लेकिन मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि जब आप इस कार्यशाला को अटेंड करें तो इस तरह से करें कि जो हमारी इंटेंट है एजुकेशन पॉलिसी में उसको समझें, क्योंकि जब आप जो स्पिरिट होती है उस एक्ट की या उस पॉलिसी की उसको समझते हैं तो आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होती है, आपको आत्मसात करने में बहुत आसानी होती है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जब आप इसको पूरी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको जब बताया जाएगा तो कोशिश कीजिएगा कि किस इंटेंशन से है, ताकि आप उसको उसी इंटेंशन के साथ अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट करें, अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करें और उसको जो उसके रिजल्ट्स हैं उसी तरह से हमारे पास आएँ। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन साहब से कहूँगा, ये तो हमारी पहली शायद इस श्रृंखला में पहली वर्कशॉप है, 3 महीने बाद एक और करें ताकि हम ये समझ पाएँ कि जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से हम आपसे फीडबैक ले सकें कि किस तरह से कहाँ पर हमको एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद करनी है, कहाँ पर क्या ऑपरेशन चाहिए, क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो हम उसको कम से कम देख पाएँ और उसको एड्रेस कर पाएँ। नहीं तो अक्सर क्या होता है, सरकार में पॉलिसी आ जाती है, सरकार पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर देती है और जब तक फीडबैक आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्टर एजुकेशन साहब इसको 3 महीने बाद एक और करें और रिसोर्स पर्सन्स को अगर ज़रूरत हो तो स्कूल्स में भी डिप्यूट करें, ताकि वो स्कूल्स में भी जाके ये ऑन द स्पॉट देख सकें कि किस तरह से हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन हो रहा है।
और बाकी मैं हमेशा से हमारे स्कूल्स हैं उनकी तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और इसका स्तर आप लोग इसी तरह से बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि जो है हमारे स्कूल्स बेहतरीन स्कूल्स में आए जैसे हमारी म्यूनसिपैलिटी आती है और उसी तरह से हमारे स्कूल्स के लिए लोग सिफारिश करें जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके लिए सिफारिश करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि जो वर्कशॉप है इसका भरपूर लाभ उठा के जाएंगे और जो इस एजुकेशन पॉलिसी की जो इंटेंट है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंजुम सिद्दीकी, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, शिक्षा विभाग की तरफ से सबसे पहले NAMC चेयरमैन श्री धर्मेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर हम सारे पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ श्री RN सिंह सर का, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, जो यहाँ पर अपना समय देकर उपस्थित हुए और हमारी शिक्षा विभाग को उन्होंने सम्मानित किया यहाँ पर उपस्थित होकर, जिससे कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी नई इम्प्लीमेंट होनी है इस पे हम और कुछ जानकारी ले सकें। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे रिसोर्सफुल पर्सनल्स का, जिसमें है डॉक्टर रचना, डॉक्टर गीतांजलि, मिस्टर मंजीत। आशा करती हूँ कि आप लोग इन सबकी जो इनका ज्ञान है, जो इनकी नॉलेज है इस नई आने वाली नीति पर, उस पर आप लोग इसका सब ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप उनसे आउटपुट ले सकेंगे और अपने स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ जिन सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जिन्होंने हमें यहाँ पर सारे हमें ऑर्गेनाइज करके सब कुछ बहुत अच्छे से दिया, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। साथ ही धन्यवाद करती हूँ आप सबका और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग इस सेमिनार का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर अच्छे से इसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। The objective of the foundational education should not be only to give reading, writing and arithmetic skills, but it is to enhance the mathematical thinking of the child. और मैथमेटिकल थिंकिंग वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो पहली बार इस पॉलिसी में आया है, आज तक किसी भी पॉलिसी में आया है। पहले भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड की बात की गई थी, जहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चा कोई भी अपने किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को फेस कर रहा है तो उसको मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए और उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन ढूंढ पाए। और जब हम मैथमेटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो ये वो थिंकिंग है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आपको सोचना कैसे है। आप मैथ्स नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि कैसे सोचना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, यू विल एंजॉय दिस एग्जांपल। आप जब स्कूल में होते थे तो आपको आपके बचपन में टीचर से एक सवाल पूछा करते थे कि बताओ अगर एक आलू को बॉईल करने में आपको 5 मिनट लगे तो 15 आलू बॉईल करने में कितना समय लगेगा। और हम कैलकुलेशन करना शुरू कर देते थे क्योंकि हमें मैथमेटिक्स आता था ना, इसलिए तो 15 × 5 और हम बोलते थे 75 मिनट्स में। जबकि मैथमेटिकल थिंकिंग क्या है कि आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करो कि अगर आप एक कुकर में एक आलू को बॉईल करने के लिए रख रहे हो तो उसी के साथ में बाकी 15 भी रखोगे ना, बाकी 14 भी रखोगे। So that it is going to take the same time. So it is mathematical thinking means how to think and way to think and not to do the mathematical calculation. I would like to share another very interesting example. Second World War के समय ऐसा हुआ कि सारी कोई भी जब वॉर होगी तो हर कंट्री क्या चाहेगी कि वो उसी की जीत हो, और ये भी चाहेगी कि अगर उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वॉर है, नुकसान तो होगा, जान माल दोनों का नुकसान होगा, लोगों की जान भी खतरे में है और जो आपके वारफेयर्स हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो नुकसान दोनों ही तरीके से कम हो। तो हर कंट्री ने अलग अलग अपनी एक स्पेशल टीम बिठाई हुई थी एक्सपर्ट्स की, जिसका काम ये
एनालाइज करना था या ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान करना था कि कैसे जीत सकते हैं और कैसे नुकसान को कम कर सकते हैं। तो अमेरिका में भी ऐसा हुआ कि एक मैथमेटिशियंस का ग्रुप बिठाया हुआ था, कुछ और एक्सपर्ट्स के ग्रुप भी थे, पर एक मैथमेटिशियंस का ग्रुप भी था। उस ग्रुप के पास डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ थे वो एक प्रॉब्लम लेकर गए, और वो प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने बोला कि जब हमारे सारे एरोप्लेन युद्ध क्षेत्र से वापस आ रहे हैं तो हमने ये देखा कि कहां कहां पर बुलेट्स लगी हैं प्लेन के अंदर, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस प्लेन को थोड़ा उसके ऊपर डबल रैपिंग कर दें मेटालिक शीट की, उसको आर्मर कर दें, तो प्लेन्स को जो है वो सेव किया जा सकता है, इनको नुकसान से बचाया जा सकता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्लेन का कितना हिस्सा हमें आर्मर करना है। तो आप ये बताओ, क्योंकि अगर पूरे प्लेन को डबल शीट चढ़ा दी तो क्या होगा, प्लेन इतना हैवी हो जाएगा कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो हम कितना प्लेन का हिस्सा जो है या कौन सा हिस्सा जो है उसको हम आर्मर करें। और उन्होंने साथ में उनको स्टैटिस्टिकल सर्वे भी दे दिया कि देखो विंग्स के ऊपर इतनी गोलियां लगी और इंजन के ऊपर इतनी गोलियां, फ्यूजलेज के ऊपर इतनी गोलियां लगी, बाकी पार्ट्स के ऊपर इतनी गोलियां लगी, फ्लैप के ऊपर इतनी लगी, मतलब वो उन्होंने अलग अलग एरोप्लेन के पार्ट्स के बारे में बता दिया कहाँ कितनी गोलियां लगी। और एक जब हमारे सामने कोई डेटा आता है तो हमारा ध्यान क्या जाता है डेटा को देखते हुए कि सबसे ज्यादा गोली कहाँ लगी, तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा कि उसी पार्ट को, विंग्स में सबसे ज्यादा गोलियां दिख रही हैं तो विंग्स को ही ऐसा करते हैं कि आर्मर कर देते हैं। एक मैथमेटिशियन, सुबह से लेकर शाम तक ये डिस्कशन चलता रहा, उसमें एक मैथमेटिशियन थे जो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, जिन्होंने कुछ आंसर नहीं किया। तो वो जो डिफेंस चीफ थे उन्होंने उनको पूछा कि आपने सुबह से कुछ भी इस डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया, आपका क्या ओपिनियन है। उन्होंने कहा मैं बैठे हुए एक सिचुएशन को सोच रहा हूँ, और वो सिचुएशन क्या है, देखिए मैथमेटिकल थिंकिंग क्या होती है, कॉमन सेंस से बस थोड़ा सा आगे सोचना है। उन्होंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भी हम वॉर सोल्जर से, वॉर वुंडेड सोल्जर से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं घायल सैनिकों को, तो हमने नोटिस किया है कि ज्यादातर या तो उनके हाथ में चोट आई होती है, या पाँव में चोट आई होती है, या शरीर के किसी और हिस्से में चोट आई होती है, पर जिनको चेस्ट में चोट आई होती है, जिनको चेस्ट में बुलेट लगी होगी, हमने ऐसे सोल्जर्स को नहीं देखा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो दुश्मन है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो चेस्ट के ऊपर हिट ना कर सके। अगर वो हिट कर रहा है तो चेस्ट पे तो हिट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिसको चेस्ट पे गोली लगी वो जिंदा वापस नहीं बचा, इसलिए वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, वो युद्ध क्षेत्र से वापस ही नहीं आया। तो मैं बैठा हुआ ये सोच रहा हूं कि आपकी वो मिसिंग बुलेट्स कहाँ हैं, आपके एरोप्लेन का कौन सा हिस्सा है जिस पर बुलेट लगती है तो एरोप्लेन वापस आता ही नहीं है, वो वहीं डैमेज होकर के गिर जाता है। तो वो हिस्सा इंजन था, कि अगर इंजन के ऊपर कोई गोली लगती है तो वो जो प्लेन है वो उसी समय डैमेज हो जाता है। तो उन्होंने बोला इसका मतलब है कि इंजन को आर्मर करने की जरूरत है। बाद में उन्होंने इसका बहुत ब्यूटीफुल सा मैथमेटिकल सोल्यूशन भी दिया, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, एक छोटी सी तार्किक सोच से। तो ये जो तर्क कैसे करना है, ये कैसे सोचना है, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। तो पूरी एजुकेशन पॉलिसी का जो इंटेंट है, जो विजन है, वो यही है। जो कुछ उसमें लिखा है वो तो आप पढ़िए ही ध्यान से, लेकिन जो उसके अंदर नहीं लिखा है उसको भी सोचिए। तो जो हमारी एक जो शिक्षा पद्धति रही है, जो पुरानी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति रही है, वो ये रही है कि कुछ भी पढ़ने के बाद मनन, चिंतन और फिर उसके बाद में उस पर रिफ्लेक्शन, वो हम जरूर करें, और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। And class 1 and 2, after those 3 years of primary, so that is the foundation stage of the child. The second stage, class 3 to 5, and that is the preparatory stage. Preparatory stage, and in the first stage, we say the curriculum has to be very flexible, multi-level, activity-based learning. Mainly, the examples have to be taken from concrete things, not abstract thinking. The child first has to see a thing, see the object, feel it, and then we can talk about it.
Then at preparatory level, the activity-based curriculum has to be there. At the same time, discovery elements. पूछने वाला हूँ कि आपने कितने रेक्टेंगल मोड़े, कितने स्क्वायर मोड़े और कितने ट्रायंगल मोड़े। नाव नहीं बनी, क्या हुआ इस ग्रुप में बीच में नहीं बनी। कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, और जब आपने मोड़े थे तो कितने ट्रायंगल्स मोड़े थे? क्या उससे कोई इसका संबंध है मोड़ने से? नमस्कार आप सभी को। अंदर का बच्चा अच्छे से जोश में है, तो इस जोश को बनाए रखने का जटिल कार्य सर ने मुझे सौंपा है। कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जानती हूं और कहीं पढ़ा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सिर्फ कोशिश करूंगी कि सर के बाद मैं कुछ कह पाऊं, क्योंकि सर जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग को समझा रहे थे तो एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि बहुत मुद्दत के बाद मैं भी एक लर्नर के तौर पर खुश हूं। The excitement of the learner is very very important. ये टेस्ट आज फिर बहुत अरसे के बाद मैंने किया और मुझे लगा कि शायद एक मीनिंगफुल क्लासरूम में यही एक एलिमेंट एसेंशियल होता है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। I don't know whether I will be able to make you feel interested in whatever I am going to say, but कोशिश करते हैं। जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है वो 10 बैगलेस डेज। जब बच्चे बैग नहीं लेके आएंगे तो स्कूल में क्या करने आएंगे? ये सवाल उठता भी है और इस सवाल पर बड़ा चर्चा भी हो रही है। और मुझसे कहा गया कि आपने उन 10 दिनों में कुछ लाइफ स्किल्स की एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, कुछ वैल्यू बिल्डिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, कुछ कैरेक्टर इंटेग्रिटी बच्चों की बन जाए, उस पर काम हो सकता है। इस पर आपने बात करनी है। और जब मैं कल उस पर तैयारी कर रही थी तो बड़ा जेलस फील कर रही थी कि घर के सब फर्द रिलैक्स कर रहे हैं। बेटा नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा है, मम्मी जी अपना कृष्णा का पुराना एपिसोड दोबारा देख रही हैं, हस्बैंड भी अपनी फेवरेट कार्य में ग्रस्त हैं, जो वो उनका फेवरेट कार्य है, दैट इज लिसनिंग टू सूफी म्यूजिक। And while I was listening to the Sufi music, I come across a couplet which stays in my mind and I think I can quote it here. जिसमें गुलजार साहब कुछ कहने की कोशिश करते हैं, मैं तो हमेशा ही चाहता था बच्चा बना रहना। ये तो जमाना है जो मुझे समझदारी के पाठ पढ़ा रहा है। तो मैं भी आज उस बच्चे को कुछ समझदारी के पाठ पढ़ाने वाले काम करने वाली हूँ। वो बच्चा जो इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था, जिसमें ये कहा जाता था कि बेटा अलजेब्रा सीख ले, काम आएगा। और जब मैं भी अलजेब्रा सीख रही थी, a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कहाँ काम आया मेरे। सो ये वाली पढ़ाई करते करते हम यहाँ पहुंच आए और फिर कहा कि नहीं, अब किताबें भी रहने दो, लेकिन स्कूल में जरूर आए और हम उसे कुछ जीवन का पाठ पढ़ाते। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी हम बात कर रहे थे, मैम वोकेशनल की बात कर रही थी, अभी हॉलिस्टिक की बात करनी है। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम वोकेशनल की बातें अपने मिडिल स्कूल से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर मैं सुबह हर किसी घर में न्यूज़पेपर आता होगा, अगर मैं उस एग्जाम्पल को भी लूं, तो क्या इस एग्जाम्पल को हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि जहां से न्यूज स्टार्ट होती है
जब न्यूज स्टार्ट होती है उसके पास रिपोर्टर पहुंचता है, वो उनसे सवाल जवाब करता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है, प्रेस में देता है, टिल हमारे तक वो न्यूज़पेपर आता है, फिर उसके बाद वो कबाड़ी वाले के पास चला जाता है। तो बीच में कितने सारे लोग इन्वॉल्व है, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इसको हम एज एन एक्टिविटी ले सकते हैं क्लास में और बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनका रोल क्या है। क्योंकि अभी मेरा बहुत लंबा करियर नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट जितना भी छोटा सा मेरा करियर रहा है, मैंने जो हमारे एडोलेसेंट है, जब नया 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जो करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, कोई भी एक ऐसा करियर जिसमें पैसा हो। हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर कोई गेमर बनना चाहता है। वो जो चकाचौंध होती है उसमें बच्चे ये भूल जाते हैं कि वो चकाचौंध अपने साथ कितनी और ज्यादा प्रॉब्लम्स, कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ रही है। आपकी आंखें, आपकी बॉडी, आपकी उंगलियां, इन पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या ये चीजें हम क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं? उनको सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं, बाहर की दुनिया के लिए भी तैयार करना। आजकल आज से पहले सिर्फ 10 लाइफ स्किल्स होती थी, बट अब लाइफ स्किल्स बढ़ गई है। अब मुझे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ सोशल थिंकिंग भी करनी पड़ती है। अब मुझे मीडिया की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे टीचर्स को स्टार्टिंग डेज में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट टीचर है ना, कभी हार नहीं मानते। अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, आपस में अपने कलीग से लुढ़क पुढ़क तक यहाँ तक पहुंच गए कि अब इजीली अपनी प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। I request Secretary Sir for the valedictory address. Sir, please. आप सभी को मेरा नमस्कार। डायरेक्टर एजुकेशन श्री डी सिंह जी, हमारे डायरेक्टर एनफोर्समेंट श्री आर सिंह जी, शिक्षा विभाग के सभी प्रशासनिक अधिकारी, वो हमारे सभी प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक, बहुत ही अच्छी तरीके से अभी हमारे पूर्व मैडम ने बताया कि बच्चे किस तरीके से सेंसिटिव होते हैं, अपनी आसपास की जो एनवायरनमेंट है उससे उनके ऊपर कितना तगड़ा इम्पैक्ट होता है। मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको सोचा उसी से आपकी बात शुरू करूं। यहाँ पे आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एज ए प्रधानाध्यापक या एज ए टीचर, शिक्षक। आप पूरे 7-8 घंटे जो जागरूक समय है, जिसमें कि बच्चा जागृत है, सोया नहीं है, उसका बहुत मेजर टाइम आपके बीच में बिताता है। अगर आपने उस तरह के क्लोज ऑब्जर्वेशन, बहुत ही एक्टिव ऑब्जर्वेशन में बच्चों को देखा और उस तरह की चीजों को आपने पुरस्कृत किया, उस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया, तो आप देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही अच्छे नागरिक का सृजन कर रहे होंगे। और शायद यही हम सबकी आपसे अपेक्षा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं था, तो अभी डायरेक्टर एजुकेशन साहब ने मुझे जो दिया था, देख रहा था। ये कुछ नहीं है, बेसिकली जो हमारी पास्ट की लर्निंग है, जो 84 वाली जो पॉलिसी थी, उससे जो हमारी लर्निंग है कि हमको अब उस समय में हम प्रवेश कर गए हैं जहाँ पे सरकारी नौकरियां ढूंढना केवल बच्चे का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के और जो हमारे जीवन के विभिन्न अन्य आयामों में भी व्यवसाय की अवसर है और व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं बच्चे।
करिकुलम को उस तरीके से बांटा जाए, उस तरीके से करिकुलम को आगे बढ़ाया जाए जिसमें सहजता हो, सुगमता हो और सीखने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप हो। पिछले पैटर्न में कुछ नंबर ऑफ ईयर्स किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए कुछ या किसी पर्टिकुलर डिग्री के लिए कुछ रखा गया है, इसमें कुछ फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ ईयर्स रखे गए हैं, बढ़ाए गए हैं। उन सबके पीछे मंतव्य यही है कि बदले देश काल परिस्थिति में हम लोग आगे बढ़ें और पुरानी जो सोच थी उसको हटा करके एक तरीके से नई सोच को लाएं और हमारे बच्चे जो है अपने को बहुत ज्यादा अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी इंटेलिजेंस को मूर्त रूप दे सकें। कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, परंतु हो सकता है कि वो किसी दूसरे आयाम में बहुत अच्छा ना करता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस ही फाइनली एक्सेप्टेड थियरी है कि केवल आईक्यू बहुत हाई होना इंटेलिजेंस नहीं है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग को भी आगे लाना कोई बहुत बढ़िया सुधार हो जाए। अगर मान लीजिए वो क्लास 12 में डिग्री में टॉप नहीं किया अगर पूरे उसमें ग्रेजुएशन में, लेकिन वो क्लास 12 में वो बंदा एक उसके अंदर शिल्प कला का टैलेंट है, आपने उसको पहचाना इस फ्लेक्सिबल सिस्टम से, अगर वो वोकेशनल एजुकेशन लिया या ट्रेनिंग लिया और वो शिल्प कला में बहुत बड़ा मूर्तिकार हो गया, तो शायद हमारे पास भी कोई मोनालिसा टाइप फिगर हो और आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि कोई लियोनार्डो डा विंसी का भी नया जो है वो अवतार हुआ। तो एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का सारा भार आपके कंधे पे है। जो भी थिंकर्स ने सोच के, देश के प्रतिनिधित्व ने जो सोचा है कि भाई ये पॉलिसी लगाया जाए, उसको आगे सफल बनाने के लिए या उसमें अगर कोई छोटी सी ट्विकिंग करके भी, अगर आपको मॉड्यूलेट करके भी आपको अपने लोकल लेवल पे उसको आगे बच्चों के हिसाब से अगर करके आपको आगे बढ़ाना है, सब कुछ जिम्मेदारी आपकी है। मुझे बहुत खुशी है कि डायरेक्टर एजुकेशन ने ये बहुत बड़ी पहल की और ये इस तरह की कार्यशाला का जो है आयोजन किया, जिसमें आप सब लोग एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ बैठ करके बेसिकली सोचना ही अपने आप में आप सब लोग सक्षम होगा। आपको पता है एजुकेशन कैसे देना चाहिए, आप सबका इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि इस पॉलिसी के हर पहलू को क्यों बनाया गया है या क्या सोच करके आगे बनाया गया है। ये मुझे भरोसा है कि आप सब लोग जो है उससे अपने आप आपके अंदर से अनुभूति महसूस हो रही होगी कि ये इस वजह से ये हमारे कुछ एक्सपीरियंस होते थे जहाँ पे कि मुझे लगता था ये यहाँ पे बच्चों के लिए अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, चलो इसमें इन्होंने कवर कर दिया। बहुत सारे लोग, ऐसा है कि नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इस बात को महसूस कर रहे होंगे। अगर अच्छे शिक्षक हैं तो हमें लगता है कि ये बात आपको जरूर महसूस हो रहा होगा कि यार ये चीज हमें जो है लगती थी कि शायद बच्चों को हम यहाँ इंटरवीन करें तो ज्यादा फायदा होगा, चलो इस पॉलिसी में उन्होंने इसको कवर कर लिया। अब इसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से जितना आपको ज्ञान मिला है, जितना आप प्रशिक्षित हुए हैं, ये यही नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हो। अब तो इंटरनेट का जमाना है, सारी पॉलिसी, सारे स्कीम्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अ क्लिक ऑफ माउस। कहीं पे भी आप जाएंगे आपको अवेलेबल है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पढ़ें इस पे और थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ें, समझें इसको कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। करिकुलम अभी आएंगे, आगे धीरे धीरे इसमें कोर्स बुक्स आएंगी, उस पर थोड़ा आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर सिलेबस बदल जाता है अचानक से तो घबराहट होती है, पढ़ने वाले को भी होती है, पढ़ाने वाले को भी होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले को, क्योंकि आपको रूटीन से हट के कुछ पढ़ाना पड़ेगा। अब उसमें अगर एडॉप्ट नहीं किया आपने टाइमली तो एक तो आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, अपनी जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, दूसरा क्या है कि आप बच्चों को गाइड नहीं कर पाएंगे। उस बच्चे के लिए वो सिलेबस अगर अनलेस
इज रिपीटिंग दैट क्लास, वो सिलेबस बिल्कुल नया है, चाहे वो पिछला सिलेबस था या नया सिलेबस था, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। परंतु आपके लिए वो सिलेबस परिवर्तित सिलेबस है, चेंज सिलेबस। यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ बाय पुटिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट। मुझे नहीं लगता कि फिर से कोई साइंस रीइन्वेंट हुई है, कोई लिटरेचर रीइन्वेंट हुआ है, कोई मैथ रीइन्वेंशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आप देखें बोर्ड वाइज, अगर हम किसी एक बोर्ड से एक मीडियम से पढ़े हुए हैं और दूसरे बोर्ड में जब हम ट्रांजिशन होता है तो वहाँ भी हम देखते हैं तो बस कुछ नहीं है, जो यहाँ पहला चैप्टर होता था वहाँ लास्ट में पढ़ा दिया, या एक चैप्टर में जो पहले पढ़ा दिया वो बाद में पढ़ा दिया है। आप मानते हो कि नहीं? यही होता है, कुछ होता नहीं है। साइंस कोई रीइन्वेंट नहीं होती, पढ़ाने का थोड़ा, लिखने का तरीका थोड़ा बदला रहता है। यहाँ पे भी अगर इस तरह की करिकुलम बुक्स आती हैं, नहीं आती हैं, तो यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ टू दैट चेंज पर्टिकुलर सिलेबस, पर्टिकुलर बुक्स, एंड आपको उसमें बार बार प्रयास और अभ्यास करना पड़ेगा। कॉम्प्लेसेंसी ही आपकी और आपके बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा। कहीं से आपको लगे कि अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं, पिछली बुक में भी था, बट इस बार जो आएगा वो उसकी सततता और उसमें जो सक्सेशन है वो डिफरेंट होगा पिछली बुक से। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे ही बना दिया होगा जंबल करने के लिए। देयर मस्ट बी सम थिंकिंग बिहाइंड दैट कि भाई इस तरीके से इसको आगे बढ़ाओ। उस पे आप गौर करें, उसको बार बार पढ़ें, बार बार उसको देखें, ताकि आप एट ईज रहें जब आप नेक्स्ट सिलेबस की तरफ जाएं, नेक्स्ट क्लास में अगर पढ़ाएं तो बच्चों को पता ना लगे कि ये टीचर जो है पुराने हैं लेकिन किताब नहीं है, ऐसी मतलब फीलिंग ना आए, और आप भी बहुत प्रसन्न होकर बच्चों को पढ़ाएं। और चेंज को वेलकम करने के अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और एनीबडी जो कि चेंज के लिए उस चेंज एनवायरनमेंट में अगर आप इंटर कर रहे हैं तो इफ यू हैव ए चॉइस कि या पावर हो ये कि आप उस चेंज को बदल दें, अब मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो वो चॉइस आपके पास नहीं है। पॉलिसी आई है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना है, आगे बढ़ना है, तो फिर इस चेंज को एडॉप्ट करें और जल्दी से इस चेंज में अपने आप को पारंगत करें। क्योंकि एक शिक्षक का अगर उसका स्टूडेंट जो है सम्मान करेगा तो मुझे लगता है कि उसके लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। आज भी हम लोग भी किसी के द्वारा पढ़े हुए हैं, आज भी अगर हम उन शिक्षकों को याद भी करते हैं तो वही शिक्षक याद आते हैं जो बहुत अच्छे थे। जो खराब थे उनके लिए कोई द्वेष नहीं है, बट उनका याद ही नहीं आता कि ऐसा कोई शिक्षक भी था, क्योंकि इतने लंबे स्टडी में मुझे कोई पता ही नहीं, वो भूल गए। जो अच्छे वाले थे वो याद है, उनको पता नहीं, पता चलता होगा कि नहीं कि हम कभी याद करते हैं। आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे, लेकिन एक मन से उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो तो है, तो शायद उनको ना पता चले आपको और आपका कोई रिस्पेक्ट कर रहा हो, कोई आपके लिए सोचता हो, बड़ी बात है। Are we trying to become like that, or we trying to just get lost in the universe? तो ये आपकी अपनी मुझे लगता है कि आपके लिए अवसर है, चैलेंज है। मैं उम्मीद करूंगा एनडीएमसी का जो जिस तरीके से मैंने माहौल देखा है, एजुकेशन का जो पैटर्न है, या जो आपके सरकारी स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात अगर मैं बोलूँ तो इट वुड बी far better than many of the private schools elsewhere in the country, not only in Delhi. इतनी सुविधा के बाद भी अगर हमारे शिक्षक एडाप्ट नहीं करेंगे, जो कि राइटेस्ट ऑफ द राइट हैं, जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मानते हो आप लोग? बिलीव मी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ आपसे कहीं से स्मार्ट नहीं है। वी आर फार मोर स्मार्टर देन देम, बट ओनली थिंग इज दैट कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं अपनी शक्ति को। और आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि देयर इज नथिंग टू क्रेव अबाउट, बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। एक बड़ी डायनेमिक करेक्टेड एजुकेशन आपके पास है, जो इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह की चीज़ों के लिए भी आपको तैयार हैं और आप इनिशिएटिव खुद लेके कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, वी आर ओपन टू सजेशंस, वी हैव ओपन एक्सेस फॉर यू एट एनी मोमेंट। कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल इश्यूज हैं वो उस पर आप करिए, बट मेरा यही आपसे अनुरोध है कि जो भी यहाँ सीखे हैं
यही मत ठहरिएगा, इसकी आगे की लर्निंग लेके जाइएगा एंड यू हैव टू सक्सीड इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. अदरवाइज you will not only fail but the whole system and the whole generation of that youth who is going to become tomorrow's citizen is going to miserably fail because of that transition effect. आपके हाथ में वो ट्रांजिशन इफेक्ट का सारी जिम्मेदारी है, हमारे आप और किसी और के हाथ में नहीं है. इट इज यू हु हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो ट्रांजिशन इफेक्ट मत आने दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेट्रिमेंटल टू द होल एजुकेशन सिस्टम. तो प्लीज बी रेडी, पढ़िए जितना इसको पढ़ सकते हैं, बार बार रिकैपिचुलेट करिए, रिवाइंड करिए अपने दिमाग में, बुक्स को बार बार, करिकुलम को ठीक से देखिए एंड देन बच्चों को तैयार करिए. शायद आप ही इस चेंज एजेंट के सबसे बड़े लीडर हैं और आप ही शायद आगे जाके नए सिस्टम के लिए एक ग्लोरीफाइड हीरो बनेंगे. थैंक यू वेरी मच. सर को सुनना जो है, आप लोगों ने सुना इतनी देर तक, सर को सुनना हमेशा जो है एक मतलब इतना अच्छा लगता है, सर को सुनने में लगता है कि अभी ये बोलते रहे तो और अच्छा है. आप लोगों ने फील किया होगा 10-15 मिनट में जब भी सेक्रेटरी साहब बोलते हैं तो हम लोग कैसा मतलब मीटिंग में भी हम लोग फील करते हैं कि थोड़ा सा और सर बोले तो अच्छा है. सर ने अपना खुद IAS में आने से पहले सर जो है MBBS किया सर ने KGMC लखनऊ जैसे माने हुए मेडिकल कॉलेज से. तो सर ने भी अपने आप को काफी मॉडिफाइड किया, काफी चेंज किया और हमेशा हर चीज में आप इनके सजेशंस को देख लो, आप सर की बातों को देख लो तो आपको पता चलेगा कि ये एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, NDMC में जब से पिछले 3-4 महीने से, और हम तो स्मार्ट सिटी में सर के साथ काफी 6-8 महीने से हैं, तो सर को सुनना और सर का मोटिवेशन लेवल तो हमेशा से आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा है. और बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज के लिए. आपने जो भी बातें बोली हैं, कही हैं, उन सारी बातों का हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. और अगले जो ये पिछले पैंडेमिक के टाइम चल रहे थे, अब आगे कुछ अच्छा समय जो शुरू होने वाला है, इसमें सारी अच्छी चीज़ों को करके और उसको एज ए शोकेस भी करके दिखाएंगे, चीज़ों को लोगों को बताएंगे भी. मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सर को अपनी ओर से फाइनली आश्वस्त करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं सबको हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ा के और फिर बहुत जल्दी आपको फिर से इन्वाइट करेंगे उन चीज़ों को दिखाने के लिए. सर थैंक यू सो मच. ये ऊपर वाले ने आपको एक बहुत बड़ा वरदान दिया है कि VP सिंह सर जो है हमारे साथ हैं और इतना ओपन है, इतना कोऑपरेटिव है कि ये बेस्ट टाइम है कि आप इनसे जो ले सकते हैं वो लीजिए अपने बेनिफिट के लिए, बट सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि आपको अपने स्कूल्स को बेस्ट देना है. कल को वो जो बच्चे हमारे ऊपर, वो जो EWS क्लास के बच्चे ही जनरली हमारे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, उनके पेरेंट्स मजदूर हैं, वो उनको किसी भी तरीके से ट्रांसफर केसेस में सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन नहीं दे पाते हैं, अच्छी कोचिंग्स नहीं दे पाते हैं. तो ये भार जो है ये आप लोगों के ऊपर है कि आप उन बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें. ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो आज जब अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो उनको स्किल डेवलपमेंट के फॉर्म में बचपन से ही तैयार करें, उनको डेवलप करें कि वो फ्यूचर में अपने लिए ब्रेड एंड बटर तैयार करें. लेकिन नीतियां बनाना तो सरकार का काम है, उनको साकार करना, इम्प्लीमेंट करना, उनका रिजल्ट देना, ये सब इस टाइम आपकी कंधों पर ये भार है. एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि आपको जो बेस्ट दे पाऊं विद इन द लिमिट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो मैं दूंगी. VP सिंह सर का पूरा सहयोग है, लेकिन रिजल्ट में हम लोगों को ये चाहिए कि इस बार हमारा 100% रिजल्ट आए, जो कि एक आपके लिए चैलेंज है कि कोविड-19 के टाइम में, जब बच्चों के पैंडेमिक के टाइम में बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है, तो कैसे उसको पूरा करना है 100% रिजल्ट, ये आपको तय करना है. अगर आप हमारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो हमें भी ये चाहिए कि आप NDMC के स्कूल्स को अपना बेस्ट दें. तो आई इसी आशा के साथ कि इस साल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो द बेस्ट रिजल्ट होगा और हम चेयरमैन सर के सामने ये बात कह पाएंगे कि हमारे प्रिंसिपल ने ऐसे
एडवर्स कंडीशंस में हमारे बच्चों को अपना बेस्ट दिया और ये रिजल्ट आया। आई विश कि हमें और सर को चेयरमैन सर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े रिजल्ट के बाद। यहीं पर इसी आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि अभी इतना जो भी बेस्ट है सर से आप लोग लीजिए और बेस्ट सर को दीजिए। थैंक यू सर।